बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं अर्मिला हसन और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, एक नए दिन का आगाज करने के लिए तैयार हैं या कर चुके हैं। दोनों सूरतों में हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। विद दैट एक दुआ जो हम रोजाना आपके लिए भी करते हैं, अपने लिए भी करते हैं कि अल्लाह करे आज का दिन भी आपकी ज़िंदगी के अच्छे दिनों में शुमार हो, जो आपके गोल्स हैं शॉर्ट टर्म्स लॉन्ग टर्म पूरे हों और उन पे आगाज़ शुरू हो जाए। पाकिस्तान के अंदर हम मुसलसल बात कर रहे हैं। अब इस वक्त एक हतमी शक्ल बनने लगी है हुकूमत साजी को लेकर, और जो कल के हरीफ थे, यानी कि बल्कि परसों के कर लेते, परसों के जो हरीफ थे वो कल थोड़े ठीक हुए और आज ऐसे लगता है कि एक दफ़ा फिर एक टेबल पे बैठने के लिए तैयार है। बिल्कुल, जो कल हम जलसे और कैंपेन्स में एक दूसरे के मुखालिफ नजर आते थे, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते थे, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की टेबल पे बैठे मुल्क के मसाइल का हल मिलकर निकालने के हवाले से बात कर रहे थे। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन जनाब उस पर भी हमने बात करनी है, लेकिन स्टार्ट में हम PSL की बात जरूर करते हैं। कल आपकी टीम हार गई इमरान, इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स का कल मैच था। हमने आपको कल उस हवाले से तज्जिया भी दिया था, लेकिन कल इस्लामाबाद यूनाइटेड हार गई। सनसनीखेज मुकाबला हुआ। सनसनीखेज मुकाबले के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त हुई। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के अंदर मेजबान टीम ने 145 रन का हदफ एक गेंद पहले हासिल कर लिया। लगता है ऐसे था कि शायद हासिल ना हो पाए, मैच काफ़ी फंस गया था। और हेनरिक सुल्तान के लिए ये जिसे कहना चाहिए ना कि मुसलसल दूसरी बार एक मैच विनर साबित हुए हैं। 58 रन की शानदार इनिंग खेलने में कामयाब हुए। आज ये जो नवा एडिशन है, इसके छठे मैच में बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी और शान मसूद की कराची किंग्स, यानी कि फॉर्मर कैप्टन और सिटिंग कैप्टन या मौजूदा कप्तान की जो टीम कराची किंग्स है, इसके दरमियान जोर का जोड़ पड़ने का इम्कान है। पता नहीं अब जोर इसमें कितना आ सकता है, चूँकि कराची किंग्स बहरहाल उसकी काफ़ी डीमोरलाइज्ड है। उसके अलावा हम अगर मजबूरी तौर पर इस वक्त सिचुएशन देखें तो बाबर आजम की वजह से ज़ल्मी को काफ़ी फ़ायदा हुआ आने के बाद, लेकिन ज़ल्मी इनिशियली बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही इन टर्म्स ऑफ विक्ट्रीज। सो देखना पड़ेगा कैसा मैच होता है। बिल्कुल, दोनों टीम्स का आगाज शिकस्त से हुआ था। पेशावर ज़ल्मी को लाहौर में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने हराया था, जबकि कराची किंग्स को सुल्तान्स ने मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में जो भारी मार्जिन के साथ शिकस्त दी थी। तो आज इन दोनों टीम्स का मैच है, क्या होगा इस पर हमने आगे जाके इन डिटेल तज्जिया भी लेना है। लेकिन चूंकि हम सियासत की बात से आगाज करते हैं, दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबर। बिल्कुल, मामलात हल की जानिब जा रहे हैं। वो धुंध ही कहते हैं ना कि जो धुंध है वो छट रही है, हालात वाजे हो रहे हैं। आम इंतखाबात के बाद जो हुकूमत साजी है, इस हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल थी, आपको मालूम है अब तकरीबन खत्म हो गई है। आसिफ अली जरदारी साहब सदर मुमलिकत बनेंगे, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे। इस बार जो तब्दीली है PDM सेटअप की निस्बत वो यही है कि इस दफ़ा जो प्रेसिडेंट होंगे वो आसिफ अली जरदारी हैं। और आपको पता है कि सदर मुमलिकत जो है वो विफाक की अलामत है, अगरचे के एक अलामती ओहदा है 18वीं तरमीम के बाद सदर मुमलिकत का इख्तियारात के नुक्ता निगाह से। और एक वक्त ऐसा भी पाकिस्तान की सियासत में गुजरा है जब सदर मुमलिकत के पास ही तमाम इख्तियारात हुआ करते थे और वो बासानी वज़ीर आज़म को घर भेज देते थे 58(2)B वगैरह के जरिए। तो अब लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब ये पावर शेयरिंग किस हद तक इस हुकूमत को स्टेबल रखेगी, और बात ये सिर्फ 2 ओहदों तक नहीं है, ओहदे भी और हैं और बातें भी और हैं। लेकिन द बेस्ट पार्ट है इसके, कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी इसमें मौजूद थे। और नून लीग ने हुकूमत साजी के लिए अपने नंबर्स पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर पूरे कर लिए हैं। सो दिस इज द बिग डेवलपमेंट फॉर नाउ। बिल्कुल, साथ साथ बिलावल ने भी कहा कि वज़ीर आज़म के तौर के लिए जो शहबाज शरीफ है, दोनों पार्टीज के मुतफ़िक़ा उम्मीदवार होंगे, जबकि आसिफ अली जरदारी सदर के लिए मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। हमारी दुआ है कि मुल्क कामयाब हो, हमारी मुश्किलात दूर हों, तमाम मसाइल के हल हों और इसमें अल्लाह ताला हमारा साथ दे, ऐसा भी कहा बिलावल ने। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए जी नून लीग का साथ दे रहे, ये बिलावल ने कल कहा। इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से नामजद दूसरे बार जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है जो भी बनेंगे, कि आसिफ अली जरदारी को 5 साल के लिए सदर मुमलिकत मुंतखब करवाएंगे और दीगर इत्तेहादी जिसमें MQM और काफ लीग सब मिलकर वोट डालेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार अपनी अक्सरियत साबित करें और हुकूमत बनाए, हम दिल से कबूल करेंगे। तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और MWN से इत्तेहाद किया, लेकिन इसके बावजूद इनके पास हुकूमत बनाने के लिए नंबर पूरे नहीं है। बिल्कुल, नंबर्स भी पूरे नहीं है और ये बारियां लेने की बात नहीं, हमें पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालना है, ऐसा भी कहा गया। हमारे इत्तेहाद में बुजुर्ग भी हैं, वही बुजुर्ग जिनकी सियासत की नफी करते रहे बिलावल इस इत्तेहाद में हैं, और फिर उन्होंने कहा जवान भी, दोनों मिल जाएं तो बड़ी कुव्वत बनते हैं। अब वो ये कह रहे हैं ये नया माजून है जो हमारी कौम के लिए ज्यादा जरूरी है। एज पर बिलावल साहब, फॉर नाउ पीपल्स पार्टी
पार्टी और नून लीग में जो मुआहिदा तय पाया है, इसमें जराए ये कहते हैं कि चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी से हैं, डिप्टी चेयरमैन नून लीग से हैं, स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग से और डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी से हैं। इस मुआहिदे के मुताबिक जो बलोचिस्तान के वजीर आला हैं वो पीपल्स पार्टी से हैं, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर वहां हुकूमत बनाएंगी। गवर्नर सिंध और बलोचिस्तान नून लीग, जबकि गवर्नर पंजाब इंटरेस्टिंगली पीपल्स पार्टी का होगा, और पीपल्स पार्टी जो पंजाब की कैबिनेट है इसमें भी शामिल नहीं होगी। दूसरी जाने पीटीआई का ये दावा है कि ये किस चक्कर में प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, अवाम ने मैंडेट हमें दिया है, वी हैव द मैंडेट, लेकिन इसके मुताबिक अब हमें सीटें नहीं मिल रही, हमें सीटें दें, हम हुकूमत बना सकते हैं। आज एक बारी पीटीआई का एक बयान सामने आया है जिसके मुताबिक उन्होंने ये कहा कि जिसका मैंडेट है उसको देकर अवाम की राय का एहतराम करें। उन्होंने ये भी कहा कि ये मदर ऑफ ऑल यू टर्न्स है, जिसने वोट को इज्जत नहीं दी, मदर ऑफ ऑल सिलेक्शन और मदर ऑफ ऑल रिगिंग्स भी उन्होंने इसको कहा। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने इस मौके पर मुतालबा किया कि जो धांधली है इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी मुस्ताफी हों, और उन्होंने कहा कि दिस इज द राइट टाइम टू रिजाइन। ये भी मशवरा दे दिया पीटीआई ने उनको। इसी पे तज्जिया ले लेते हैं, हमारे साथ सीनियर सहाफी शौकत पराचर साहब मौजूद हैं। वेरी मच शौकत पराचर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो अभी हम ताज़ा तरीन डेवलपमेंट जो कल रात को हुई, लेट गए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें जो मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी है, 5वां सेशन था कल इनकी मीटिंग्स का, जिसके बाद ये फैसला हुआ कि जी अब हम जो हमारे नंबर्स हैं वो मिलकर पूरे हो जाएंगे और मिलकर आवाम की मुश्किलात को हल करेंगे, मुल्क को मसाइल से निकालेंगे। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर क्या कमेंट होगा आपका? थैंक यू वेरी मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। हुकूमत तो बनना है, ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान बगैर हुकूमत साजी के इलेक्शन के बाद चलता रहे। जो इलेक्शन डिस्प्यूट्स हैं उनका भी एक मैकेनिज्म है और उसके मुताबिक वो चल रहे हैं। लाइक सलमान अकरम राजा साहब के खिलाफ नोटिफिकेशन जारी हुआ था जीत का, वो विथड्रॉ हो गया। इसी तरह इस्लामाबाद की 3 सीटें थी, इमरान हसन साहब जानते हैं ये लोग कौन हैं, इनके नोटिफिकेशन हुए थे लेकिन वो भी विथड्रॉ हो गए। एक तरफ ये डिस्प्यूट सेटलमेंट थ्रू इलेक्शन कमीशन या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट चलती रहेगी, लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट आपकी बनना है। पूरी दुनिया देख रही है पाकिस्तान की तरफ कि कौन गवर्नमेंट में आ रहा है, किसकी हुकूमत बन रही है, कौन कहाँ बैठ रहा है, और ऊपर से IMF के टॉक्स हैं। तो लिहाजा जो कल हुआ उस पर जितना भी कमेंट किया जाए कि ये वोट को इज्जत नहीं है, यू टर्न है, या बिलावल भुट्टो जरदारी जो सीनियर पॉलिटिशियन के हवाले से बात करते रहे, वो इलेक्शन का वक्त था। और मैं शायद आप ही के प्रोग्राम में मुतअद्दिद बार मैंने कहा था कि ये इलेक्शन टाइम है। इलेक्शन टाइम में स्पीचेस भी आएंगी, इलेक्शन टाइम में लोगों को रूह करने की कोशिशें भी की जाएंगी और उसमें नए स्लोगन भी आएंगे इलेक्शन के। लेकिन कहता कलामी की माजरत, अब इसका मतलब है लोग पहली इलेक्शन स्पीचेस के ऊपर जुमले उठाते थे, इसके बाद अब बाकायदा तौर पे ये तो हम इसके हक में जो हो रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में लोग इलेक्शन स्पीचेस पे भरोसा करना छोड़ दें, फौरन बदल जाएंगी और हम फिर उसको ओन भी कर लेंगे। जैसे बहुत सारे रहनुमा अपने यू टर्न्स को ओन करके ये कहते हैं कि बड़े सियासी रहनुमा या बड़े लीडरान यू टर्न लेते हैं। ऐसे ही पॉलिटिकल स्पीचेस पे अब लोग आइंदा बिल्कुल तवज्जो ना दें जो कैंपेन्स में हो। नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना कि इलेक्शन टाइम का अपना एक तकाजा होता है। आपने लोगों को मनाना होता है अपनी तरफ, उनका वोट लेना होता है और उसमें आप स्लोगन भी देते हैं। लेकिन क्या सीनियर सियासतदानों को लोगों ने इलेक्ट नहीं किया? क्या ऐसे लोग नहीं आए जो मतलब वजीर आजम के उम्मीदवार, जैसे बिलावल कहते थे कि नए लोग आए, तो बिलावल तो वजीर आजम के उम्मीदवार नहीं है, वो नामजद हुए। लेकिन इस पेट से अब निकल कर हम बात करें कि क्या चैलेंजेस क्या है इस गवर्नमेंट को। आपको एक और बात भी याद कराऊं, मैंने तो वैसे ही अदराए तफन्नन कहा था इलेक्शन के फौरन बाद के कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी हुकूमत लेने के लिए तैयार ना हो। तो जो 2 हफ्ते गुजरे हैं उसमें तो यही लगता रहा। मसलन खालिद मियां जावेद लतीफ साहब का बयान था कि नून लीग को हुकूमत नहीं लेना चाहिए। रिलक्टेंस जो हमें नजर आई ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार है। दूसरी चीज जो पीटीआई कह रही है हम हुकूमत बनाएंगे, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे उनके पास नंबर नहीं है हुकूमत बनाने के, और उन्होंने ना ही कोशिश की किसी जमात के साथ इत्तेहाद करके हुकूमत बनाने की। सुन्नी काउंसिल के साथ जो इत्तेहाद हुआ वो नॉट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। जो मजलिस वाहिदुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद हो रहा था, नॉट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। जमात इस्लामी के साथ जो इत्तेहाद हो रहा था, नॉट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि ये छोटे ग्रुप्स या पार्टी एक सीट वाले वो
169 का फिगर नहीं दे सकते थे। 169 का फिगर वो पीटीआई पीपल्स पार्टी के साथ बैठती, या पीटीआई नून लीग के साथ बैठती, या नून लीग पीटीआई के साथ बैठती, या पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ बैठती, तो ये लॉट्स ऑफ अगर मगर थे। यही अगर मगर जो हुआ है, यही अच्छा, अभी आपने पराचा साहब खुद भी बात की कि ये बहुत सारे चैलेंजेस होंगे इस हुकूमत के लिए और कोई भी हुकूमत लेने को तैयार नहीं था। अब जिस तरह से ओहदों की डिस्ट्रीब्यूशन या जिस पे इत्तेफाक हुआ है इन दोनों पार्टीज के अंदर, आप क्या समझते हैं कि जो चैलेंजेस है इन ओहदों के डिस्ट्रीब्यूशन से क्या कम होंगे, या दोनों पार्टीज जो पीडीएम इत्तेहाद के टाइम पे हमने देखा था उसी तरह से परफॉर्म करने जा रही हैं? अगर तो उसी तरह से परफॉर्म करेंगे तो फिर इनके लिए और मुश्किलात पैदा होंगी। अब नून लीग के पास एग्जीक्यूटिव पावर है, तमाम मिनिस्ट्री नून लीग के पास होंगी, या उसके जो दीगर इत्तेहादी काबीना में आएंगे, मसलन एमकेएम की बात कर रहा हूं, या आईपीपी की बात कर रहा हूं, या काफ लीग की बात कर रहा हूं। पीपल्स पार्टी एग्जीक्यूटिव पावर में नहीं होगी, पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा नहीं होगी, पीपल्स पार्टी काबीना में बैठकर फैसले नहीं करेगी। आईनी ओहदे पीपल्स पार्टी ने लिए हैं, सदर का उनके पास आ गया, आपने खुद भी गिनवा दिए, गवर्नर का ओहदा उनके पास आ गया, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट आ गई, सिंध की गवर्नमेंट तो ऑलरेडी उनके पास बड़े पिछले मैंडेट से भी ज्यादा मजबूत है, लिहाजा एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो नून लीग के पास। अच्छा, है। राज साहब, इसमें नामजद वजीर आला सिंध तो हमें नजर आ रहे हैं साहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में, नामजद वजीर आला पंजाब नहीं है, और नवाज शरीफ खैर है ही नहीं, चले उनका ना होना लॉजिकली हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि पार्टी रहनुमाई नहीं आना चाहा होगा उन्होंने इसके अंदर, लेकिन मरियम नवाज भी नहीं है। ये क्या इज देयर सम प्रॉब्लम बिटवीन शहबाज शरीफ साहब, या कुछ ऐसा है, या वैसे ही कोई और मंतक आपको नजर आती है? नंबर 1 के ये जो लोग नजर आए, ये बाकायदा उनकी लीडरशिप ने कमेटी बनाई हुई थी कि नून लीग की तरफ से ये लोग कमेटी में होंगे और पीपल्स पार्टी की तरफ से ये लोग कमेटी में होंगे, और उसमें सैयद मुराद अली शाह साहब और चौधरी कमरुज़्ज़मान कायरा और दीगर ये बाय चॉइस नहीं आके बैठे, बल्कि बाय पार्टी डिसीजन के वो आके बैठे, और कमेटी का जो 6 सेशन हुए वो कमेटी में बैठते रहे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा तो अपनी फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट की एफर्ट में है, उनके साथ रोजाना लोग आके मिल रहे हैं। इमेजिन के वो 6 घंटे इस कमेटी के इजलास में बैठी, फर्ज किया तो उनका अपना जो नंबर पूरा करना था वो भी एक बड़ा चैलेंज था, अब वो नंबर पूरा हो चुका। लिहाजा ये जो एक सिस्टम न्यू इवॉल्व हो रहा है, जिसमें सिंध वाले अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे, बलूचिस्तान में कोalition गवर्नमेंट बनेगी लेड बाय पीपल्स पार्टी, पंजाब। अच्छा, अब हम थोड़ा सा उस फॉर्मूले पे बात करते हैं जिसके तहत इन्होंने अवाम को रिलीफ देना है। एक बात, नून लीग को एक पिक्चर बड़ी क्लियर तौर पे नजर आई है कि अगर वो ये कहते हैं कि अवाम ने मुकम्मल तौर पर उन्हें मुस्तरद नहीं किया, वो बतौर मेजॉरिटी सामने आए। वैसे तो जारी बात है इंडिपेंडेंट्स ने लीड किया, इंडिपेंडेंट्स वर बैक्ड बाय तहरीक इंसाफ, तो तहरीक इंसाफ अगर बल्ले के साथ लड़ती तो ज्यादा सीटें उनकी थी, तो ऑब्वियसली। लेकिन अब चूंकि एज पर लॉ, एज पर क्लियर पिक्चर, जो करंट पिक्चर, हमें नून लीग की सीट ज्यादा नजर आती है। एक तो उनको पता है कि हमारी जो पावर है या हमारा जो वोट बैंक है वो बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हुआ है पंजाब के अंदर, तो दे नीड टू डिलीवर। वो फॉर्मूला क्या होगा? मरकज के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी आ तो रही है नून लीग, लेकिन वो कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला है, कोई बंदों की तब्दीली है, कोई नए फेसेस की आमद है, जिससे कम से कम वो पुराने दाग कुछ धुलें और दोबारा से अवाम के अंदर एक मकबूल गवर्नमेंट का एक टैग आपको मिल सके? फॉर्मूला क्या नजर आता है आपको? पराचा साहब, आई थिंक वी हैव लॉस्ट द कनेक्शन। मस्जिद शौकत पराचा साहब हैं, हम पैसे सुन पा रहे हैं? जी, वो एक्चुअली आपको मालूम है कॉल आ जाए तो फिर जी वी अंडरस्टैंड, जी अंडरस्टैंड। दो इश्यूज हैं। नंबर 1 पंजाब वाला, पंजाब में आपको इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, लेकिन सारा जो बेसिकली क्रिटिसिज्म या फोकस होता है वो तो फेडरल गवर्नमेंट पे होता है। फेडरल गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनानी है, मसलन IMF से टॉक करनी है, फेडरल गवर्नमेंट ने करनी है, IMF के साथ मुआहदा करना है, फेडरल गवर्नमेंट ने करना है। अगर पेट्रोल प्राइस, डीजल प्राइस वेरी करनी है, फेडरल गवर्नमेंट ने करनी है।
तो जो मुश्किल है वो फेडरल गवर्नमेंट के हिस्से में आएगी। ये हो नहीं सकता कि कल वो आए और कल से ही रिलीफ शुरू कर दें। IMF का अभी मार्च में एक डायलॉग है उनके साथ और वो ऑब्वियसली कहेंगे कि फला चीजों की आप प्राइस फिक्सेशन करें या एडजस्टमेंट करें। तो पहले वाले जो साल 2 साल हैं वो तो बहुत ही मुश्किल शिकार होंगे। एक और बात भी कर दूं, लोग कहते हैं कि नून लीग जो है वो हारी है, कम सीटें आई हैं। मैं अपना इंप्रेशन बताऊं कि जिस तरह 16 महीने की गवर्नमेंट में महंगाई बढ़ी, बार बढ़ी थी, तो मेरे लिए इतनी सीटें आना भी नून लीग की कामयाबी ये इसके कि मैं कहूं कि वो 80 सीटें ले सके और सीटें ले गई। लेकिन जो IMF के एग्रीमेंट के बाद पेट्रोल देखे ना, एक बार 100 रुपए बढ़ा। वो आदमी 1000 का पेट्रोल डालता था, वो 18 महीने की हुकूमत के बाद उसको ऑलमोस्ट डबल का पेट्रोल डालता है। हम सब लोग इस फेज से गुजरे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो पंजाब की गवर्नमेंट ले रहे हैं। तो मेरा ख्याल है उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है और अगले 3 साल जो हैं वो 2.5-3 साल मुश्किलात होंगे। अगर रिफॉर्म्स वाकई हो गई, उस ट्रैक पे चल पड़े, तो फिर उसके बाद थोड़ा हो सकता है। वही अगर मगर वाली बात है ना पराजू साहब, और जैसा आपने खुद कहा कि सरप्राइजिंग है और ये जो इत्तेहाद होने जा रहा है, हम बहुत सारे तज्जियाकार इस पे कह रहे हैं कि जी PDM इत्तेहाद 2 होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी इतने ज्यादा चैलेंजेस है और अगर जरा सी भी ऊंच नीच होगी तो मामला फिर जाहिर है ब्लेम गेम वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब तहरीक इंसाफ के हवाले से बात कर ले, कल बैरिस्टर गौहर साहब ने बात की, कल अली मोहम्मद खान साहब से भी हमारे शो में बात हो रही थी और उनसे हमने यही बात की कि जब अगर इनके सुन के मामलात हल नहीं होते और जिस तरह से वो दावा कर रहे हैं कि जी उनको मैंडेट मिलेगा तो वो हुकूमत बनाएंगे, चाहे वफाक हो या सूबे हो, अब उनके मामलात हल नहीं होते तो वो री इलेक्शन की तरफ तो नहीं जाएंगे। लेकिन आप तहरीक इंसाफ ये जो सारे दावे कर रही है कि अगर उनको मैंडेट मिल जाते तो वो हुकूमत बना लेगी, दावों में किस हद तक आपको सदाकत लगती है और क्या उनको ये चांस मिलेगा? जो इलेक्शन हो गया, अब PTI भी ये नहीं कह रही कि वो री इलेक्शन चाहते हैं। अब तो PTI भी नहीं कहना चाहिए, अब तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है ना जो पार्लियामेंट में है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से वो ये नहीं कह रहे कि री इलेक्शन हो, वो ये कह रहे हैं कि जो उनके बकौल जहां रिगिंग हुई है या उनके बकौल जहां सीटें छीनी गई हैं वो रेक्टिफाई किया जाए। अब उसके लिए ये रास्ता क्या है? वो रास्ता 9 मई वाला नहीं है कि आप कोर कमांडर के घर पे हमला कर दें या मियां वाली एयरबेस पे हमला कर दें या पेशावर में रेडियो पाकिस्तान जला दें। उसका रास्ता है, अगर आपने ये मानना है कि हम कानूनी रास्ते पे चलते हैं, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अब जाएगी इलेक्शन कमीशन में जैसे वो जा रहे हैं। और मैंने आप सीटों के नोटिफिकेशन विड्रॉल के बता दिए। इसी तरह बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं, वो 70 सीटें हैं, वो 80 सीटें हैं, वो 90 सीटें हैं, उनका एक कानूनी और आईनी तरीकाकार है। और खुद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नए लीडरान भी कह चुके हैं कि हम पार्लियामेंट में बैठेंगे, पार्लियामेंट में किरदार अदा करेंगे। मसलन बैरिस्टर गौहर खान साहब भी कह रहे हैं, बैरिस्टर सैफ भी कह रहे हैं ये बात। सबसे पहले मोहम्मद अली सैफ साहब ने की कि हम मरकज और पंजाब में अपोजिशन में बैठेंगे। एक बड़ा चैलेंज होगा नून लीग की हुकूमत के लिए कि 90 लोगों की इतनी सख्त अपोजिशन उनके सामने। मैं यही कि अपोजिशन कितनी मौसर हो पाएगी, क्योंकि अपोजिशन के ऊपर उस तरह की लीडरशिप तो नहीं है, इनकी लीडरशिप तो जेल के अंदर है। तो कितनी मौसर अपोजिशन इन केस इफ दे कम इन अपोजिशन कर पाएंगे आपको लगता है? और दूसरा, इंतखाबात से पहले एक बड़ी बात थी उड़ाई जा रही थी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी कहती थी और दीगर पार्टीज भी कि जी इंतखाब होने दें, ये तो परिंदों की तरह, पंछियों की तरह उड़ जाएंगे जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं। नहीं उड़े उस तरह से, बहुत बड़ा नंबर कोई सामने नहीं आया या बहुत बड़ा कोई ब्लॉक बन गया हो और फिर उन्होंने कोई इस तरह का इकदाम किया हो। तो इसका मतलब यह है कि मायूसी हुई नून लीग को और पीपल्स पार्टी को इस मामले में। लोग तो पार्टी का निशान नहीं है, अगरचे उनका लीडर नहीं है, लेकिन लोग पार्टी के नीचे बहरहाल जुड़े हुए हैं। ऐसा लगता है आपको? बहुत बड़ी तादाद छोड़े, कोई भी नहीं गया जी। यानी कल शाम तक पंजाब का वो थोड़ा एक रेफरेंस था इस पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने एक एमएनए जो पंजाब से गए, अदरवाइज यस शाम तक वसीम कादर साहब गए। कल शाम तक 92 में से 82 ज्वाइन कर चुके थे वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। वो तो बहुत बड़ा नंबर नहीं गया, चंद जरूर लोग गए हैं। और उसमें देखें पहले दिन ही था कि कोई 4-5 तो टेक्निकली आज़ाद जीते हैं, तो की तो मर्जी है। बाकी
10 में से 5 बच गए, तो ये नॉट 5%, 10% भी नहीं है जो छोड़ के गए। कहा जाता था कि आधे जो पीटीआई के लोग हैं वो अपनी पार्टी को छोड़ के कोई पीपल्स पार्टी में चला जाएगा, कोई आईपीपी में जाएगा, कोई नून में जाएगा, तो किसी में नहीं गए। और उसका बुनियादी वजह भी यही है कि उनका इतने सारे इलेक्ट हो गया ना, उनके पास एक बड़ा नंबर है। दूसरी बात जो आपने कही कि अपोजिशन कैसी होगी, बहुत ही अजीब सी अपोजिशन होगी। 2 कैटेगरीज इनकी बनती हैं। एक तो वो हैं जो यंगस्टर हैं, जो कभी को पार्लिमानी सियासत का तजर्बा नहीं है, वो स्ट्रीट पॉलिटिक्स तो उन्होंने अभी पीटीआई से की, दे हैव नेवर बीन टू द पार्लियामेंट, तो उनको तो पार्लियामेंट के नॉर्म्स, उनको पार्लियामेंट के अंदर की जो प्रोसीडिंग्स है कोई इल्म नहीं है। कभी वो कुछ कह सकते हैं, कभी कुछ कह सकते हैं। एक कैटेगरी वो है। दूसरी कैटेगरी में बड़े सख्त लोग होंगे जो नेसेसरली बड़े सीजन्ड वकला हैं। लतीफ खोसा साहब आ गए, बैरिस्टर गौहर खान साहब आ गए, सलमान अकरम राजा साहब अगर आ जाते हैं, या अली बुखारी साहब आ जाते हैं, उमर तो आ चुके ना पार्लियामेंट में मियां वाली सीट से। इमेजिन मौलाना फजलुर रहमान को नहीं गिन रहे, वो असेंबली में तो नहीं है लेकिन ओपोजिशन में नहीं गिन रहे उनको। नहीं, असेंबली में तो मौलाना साहब इस दफा डेरा इस्माइल खान की सीट से नहीं है, लेकिन पीशीर वाली सीट तो है ना। अच्छा, ऊपर से सॉरी, ठीक है, महमूद खान अचकजई साहब होंगे असेंबली में, ऊपर से अख्तर मेंगल साहब होंगे असेंबली में। तो इमेजिन किस तरह की एक तरफ सीजन्ड पॉलिटिशियन होंगे जो कि जिनको हम कहते हैं कि पार्लिमानी एक्सपीरियंस, महमूद खान अचकजई या अख्तर मेंगल साहब अपने हवाले से अपोजिशन करेंगे, मौलाना पार्टी अपने हवाले से अपोजिशन, और ये वकला जो हैं हर कानून साजी पे, हर ऐसे मोड़ पर जहां नून लीग की हुकूमत कोई मोशन ला रही है, कोई और चीज वो मूव करना चाह रहे हैं, क्या टेक्निकल पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, वैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। साबिका पीडीएम के सरबरा इस वक्त मौजूदा हुकूमत की ओपोजिशन में बैठे होंगे, अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो कि ओबियसली वो लीडर नहीं होंगे लेकिन ओपोजिशन में बैठेंगे, सीजन पॉलिटिशियन है, और इन दोनों जमातों के साथ सबसे ज्यादा काम करने का तजर्बा इस ओपोजिशन के अंदर इन्हीं को है। सो दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो राजा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एनालिसिस। आप हमारे साथ मौजूद थे, मुल्क की सियासी सूरत हाल पे हम बात कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट निकले तेरी तलाश में, जिसमें आज मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब से बात हो रही है कि 50 और 60 की दहाई का कराची आज के कराची से कितना मुख्तलिफ था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। हम उम्मी तौर पे मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब से लाहौर के हवाले से बहुत ज़्यादा बात करते हैं, फिर पाकिस्तानी शुमाल के हवाले से बहुत ज़्यादा बात करते हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं, उनके जो तजुर्बात हैं इस हवाले से। आज हम कराची के हवाले से बात करेंगे। और तारड़ साहब जो हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि माल्टन पार्क में रोज़ाना सैर के लिए जाते हैं, और हम हर हफ्ते उनसे एक सवाल पूछते हैं। आज का सवाल जो है वो कराची से मुतल्लिक है। तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया। आपसे सवाल यह है कि सबसे पहले यानी जो आपकी यादें हैं कराची के हवाले से वो क्या हैं? कराची सबसे पहले आप किस सन में गए, और उसके बाद अब तो आप जाते रहते हैं, यानी अभी भी आप जाते हैं, जो अदबी फेस्टिवल्स होते हैं, अदबी मेले होते हैं, इनमें शिरकत के लिए, उस वक्त के कराची में और आज के कराची में क्या फ़र्क है? मेरा ख्याल 70 से भी ज़्यादा ही करना है, क्योंकि हम 6वीं या 7वीं में पढ़ते थे, 12-13 साल के थे, दैट मीन्स मोर देन 70 ईयर्स बैक। तो हमारे क्लास के जो लड़के थे वो तो ट्रिप्स पे जाते, तो कराची जाना था, और कराची वाज ए डिफरेंट कंट्री फॉर अस। वो इतनी दूर था और इतने फासले पर सर, उन दिनों आप जानते हैं कि फासले ज़्यादा इसलिए होते थे कि ट्रांसपोर्ट में, बाकी मेरा ख्याल कि ये बाई एयर वाला तो ईजाद भी नहीं हुआ था। तो बाहर तर वो स्कूल के बच्चों का एक पूरा ट्रिप गया, और वो गाड़ी पे बैठ के गया। इट वाज, आई स्टिल रिमेंबर दैट जर्नी, इट वाज सो एक्साइटिंग। और जिसकी मैंने बात की है, सबसे पुराना मेरा दोस्त काबिर ज़मान, ही वाज आल्सो विद मी। तो कराची जब हम गए हैं तो इट वाज टोटली डिफरेंट। जैसे मैंने कहा, इट वाज ए डिफरेंट कंट्री। जिस तरह एक आइलैंड डिफरेंट होता है, इस तरह कि खुले खुले बाज़ार हैं और ख़ूबसूरत इमारतें हैं, और उनमें मसलन हम पहली मरतबा ट्रैम को देखा तो वी वर फैसिनेटेड कि वो बंदर रोड जो है वो पता नहीं अब क्या कहलाती है, उसके दरमियान में एक ट्रैम चली जा रही है, तो हम उसमें बैठते थे। अच्छा, उसके बाद छोटे छोटे ईरानी होटल थे,
तो कराची का जो कॉस्मोपॉलिटन एक लुक थी ना आर्किटेक्चर में, लोगों में, और जाहिर है कि पहली मरतबा समंदर देखा, और पहली मरतबा समंदर देखना अपनी तरफ से एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है। मुझे याद है कि सैंड स्पिट आइलैंड था, अब तो सारे आबाद हो गए हैं ना, वहाँ पे एक झोंपड़े में हमने रात गुजारी और पूरी रात जो समंदर का शोर था अंदर आता रहा, और चांदनी थी और झोंपड़े के अंदर वो चांदनी आती रही। वो एक्सपीरियंस अभी तक मुझे याद। बल्कि हुआ ये कि मैं जा रहा था साहिल पे आफ्टरनून में, तो मैंने कुछ रेत खोदी जैसा बच्चे खोजते हैं, तो उसमें बैठ के मैं सो गया, मुझे नींद आ गई। तो बाकी जो लड़के थे उन्होंने मुझे तलाश किया, तो सब शोर मच गया कि जी मुस्तनसर डूब गया समंदर में, क्योंकि वो मैं दिखाई नहीं दे रहा। तो बहरहाल उन्होंने फाइनली मुझे तलाश किया, तो वो मैं उसमें गड्ढे में सो रहा था। तो वो एक तस्वीर थी जो मेरे पास अब नहीं है, मेरा ख्याल कहीं शायद वो, कि सारे खड़े होकर फातिहा पढ़ रहे हैं क्या अच्छा जस्ट तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा तो फातिहा मरने से पहले पढ़ लिया गया। और एक और चीज़ जो है कि वहाँ पे उसी सैंड स्पिट आइलैंड के करीब सारा रेत थी और एक टीला सा था। हमें बताया गया कि इस टीले के ऊपर किसी का मज़ार है, और वो हम सीढ़ियाँ चढ़ के तो वो टीले पे पहुँचे रात को, देयर वाज नोबडी, और हमें वो डर आया। और वहाँ पे एक शख्स कोई बैठा हुआ था, और उस मज़ार के इर्द गिर्द मतलब है कि कई किलोमीटर कोई ना आबादी थी, रेत के सिवा कुछ नहीं था, और वो मज़ार था अब्दुल्ला शाह गाजी का। अब आप जानते हैं कि वो बहुत शानदार बन चुका है, इर्द गिर्द आबादियाँ हो चुकी हैं, और कई मरतबा मैं ये भी कहता हूँ कि जो भी पेट्रन सेंट होता है किसी शहर का, उसका मकबरा उतना ही शानदार होता है जितने बड़े गुनाह होते हैं उसके शहर के, क्योंकि वहाँ पे आके लोग चढ़ावे चढ़ाते हैं, अंदर वो जो सेंस ऑफ गिल्ट है, तो मज़ार बड़ा होता जाता है। जिस तरह दाता साहब का मज़ार यहाँ पे मेरे बचपन में एक छोटा सा गली थी, आखिर में छोटा सा मज़ार था, अब आप देखिए कि वो कितना वसी है। तो कहीं ना कहीं वो जो गिल्ट है वो बिल्ड करता है इतने शानदार जगह। अच्छा, जो मैं कर रहा था उसका कॉस्मोपॉलिटन, लाहौर भी कॉस्मोपॉलिटन था, यहाँ भी क्रिश्चियंस भी थे, लड़कियाँ साइकिलें चला रही हैं, पारसी हमारे हमसाए थे, हिंदू भी थे, और भी बल्कि कहा जाता है कि एक दो यहूदी ख़ानदान भी थे। तो कराची उससे बढ़ के था, क्योंकि कराची जो था इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी आई हैड एवर सीन, और साफ़ सुथरा था, कोई उसमें जो है ना वो जो अब जो कुछ भी है वहाँ पे वो नहीं था। इसको तो हमने खुद तबाह किया, बाकी पाकिस्तान को भी किया, कराची को भी जी भर के किया। तो उसका एक रेफरेंस मैं देना चाहता हूँ कि मैं गया मायामी अमेरिका, और मायामी का साहिल बहुत खूबसूरत। तो वहाँ मैंने जब साहिल से ज़रा इधर मैंने देखा कि इमारतें हैं ऐसी, और वो मुझे फेमिलियर लगती थी। मियामी में बहुत सारी इमारतें आपको पहले और आपकी समझ में नहीं आता कि ये क्यों फेमिलियर, एंड देन आई रियलाइज कि ये हू बहू कराची की इमारतें, जो कराची की पुरानी इमारतें होती थी ना, जिस तरह के उनके मतलब है कि कॉलोनियल और ये वो मिक्सचर आर्किटेक्चर होता था, और पंखे लगे हुए हैं, खिड़कियां हैं उनकी, सारा कुछ। लेकिन उन्होंने मियामी ने ये किया है कि उन्होंने सबको प्रिजर्व कर लिया, और वहाँ पे जो टॉप मोस्ट होटल्स हैं उनमें एक दो के बारे में कहा गया कि जी उन्होंने उसको ओरिजिनल रखने के लिए उसमें कोई एसी वगैरह नहीं लगाए, वही पुराने पंखे लगे हुए। चुनांचे मियामी को देखकर मुझे वो पुराना कराची याद आया, और अब तो वो नया कराची है। और दूसरा उसका जो थी कि भाई जो समंदर था, और समंदर में मुझे अब तक याद है कि किमाड़ी में वो लड़के होते थे तो हम पैसे फेंकते थे यूँ, और वो डुबकी लगा के बिल्कुल लुदरों की तरह वो जाके पैसे पकड़ लेते थे। दूसरा फ्लैट सिस्टम था जो हमारे यहाँ रिवाज नहीं था, वो बड़ा फैसिनेटिंग था कि लोग फ्लैटों में रह रहे हैं और बड़ी इमारतें हैं और उसमें 20-20 लोग और खाली था,
मतलब कि आप बंदर रोड के दरमियान में घूम सकते थे इधर उधर। अच्छा, एक और चीज़ जो है मुझे कि कराची से जब वापस आते थे लोग, जो भी जाता था, कम लोग जाते, तो वहाँ की एक सौगात थी, और वो थी, वही दुकान थी अहमद की, वो अहमद हलवा, सोन हलवा। ये सोन हलवा जो था ओरिजिनल कराची के अहमद का था। एक सोन हलवा होता था, एक हफ्शी हलवा होता था, ज़रा नरम होता था, उसके डब्बे मिलते थे। चुनांचे वो बाकायदा जब 2-4 डब्बे लेके आप आते थे लाहौर, तो लोगों को मतलब आप वो पेश करते थे कि देखें ये कराची का सोन हलवा है। तो बाकी चीज़ों की तरह आई फील कि भाई कराची ज़्यादा बर्बाद हुआ है पॉलिटिकल ख़ास तौर पे, जो एंगल है उसका, और जो भी पार्टी आई उसने अपने लोगों को उसमें भर्ती किया, और आहिस्ता आहिस्ता वो डिक्लाइन होती चली गई। और अब तो कोई लिटरेरी कॉन्फ्रेंस में मैं जाता हूँ तो मेरे ज़हन में होता है वो पुराना कराची जो मैंने देखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे जो बेतरतीबी है, जो गंदगी के ढेर हैं, ठीक है लाहौर भी कोई इतना साफ़ नहीं है, लेकिन कराची मुझे तो लिवेबल नहीं लगा। ये अलग बात है कि कराची में कोई ख़ास कशिश है, गरीब परवर शहर है, कि जो कोई वहाँ जाता है ना, 2-4-10 साल रहता है तो वापस नहीं आता लाहौर। ये कोई ऐसी उसमें शहर है कराची में, वो क्या है उसके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन जो पुराना कराची था 70 साल पेशतर का, वो एक ड्रीम की तरह है कि कभी एक शहर था। बहुत शुक्रिया तार साहब। नाज़रीन, जब भी मैं कराची की वो तस्वीरें देखता हूँ, या 60s का कराची, 50s का कराची, जो कि बेसिकली छाया हुआ था, सियाहत के हवाले से भी अगर देखा जाए या वैसे रोशनियों के शहर के हवाले से देखा जाए, तो दुनिया में क्या शोहरत रखता था। उसके बाद ये जो जवाल का सफ़र है, ये सिर्फ कराची से मुतल्लिका नहीं है। इसमें सिर्फ कराची नहीं है जो मुतासिर हुआ है, इसमें पूरा मुल्क ही मुतासिर हुआ है। एक जवाल की तरफ सफ़र जो है वो पिछले हमने 3-4 दहाइयों में देखा है, और इसका जिम्मेदार कौन है? रवैये हैं, मेरे रवैये, आपके रवैये। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए। बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से जी हम बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे मादरी ज़बान के हवाले से। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मादरी ज़बान का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद भी यही है कि दुनिया भर में जो बोली जाने वाली छोटी ज़बानें हैं उनकी बका, और जो कल्चरल डाइवर्सिटी में है उनके उस हवाले से उनका जो किरदार है उसके हवाले से अवेयरनेस फैलाई जाए और उसकी अहमियत को उजागर किया जाए। पहली मरतबा जी नवंबर 1999 में 1999 में ये दिन मनाया गया। सन 2000 से ये 21 फरवरी को हर साल मादरी ज़बान के दिन के तौर पर मनाया जाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक तहकीक के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 7000 ज़बानें बोली जाती हैं, जबकि एशिया में 2200 से ज़ायद ज़बानें बोली जाती हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान में 80 से ज़ायद ज़बानें रिपोर्टेडली हैं जो कि बोलियां हैं मुख्तलिफ इलाकों की। ज़बानों पर तहकीक करने वाला एक इदारा है, और वो ये कहता है अमेरिकन के मुख्तलिफ जो ममालिक हैं यहाँ अंग्रेज़ी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तकरीबन 112 ममालिक में। फिर फ्रेंच सबसे ज़्यादा बोली जाती है, इसी तरह फिर उसके बाद नंबर अरबी का आता है, दैन स्पेनिश और जर्मन ज़बानें भी बहुत ज़्यादा ममालिक में, तकरीबन 44 ऐसे ममालिक है जहाँ पे जर्मन भी बोली जाती है। इसके अलावा अगर हम अपनी नेशनल लैंग्वेज की बात करें, उर्दू की बात करें, 23, हिंदी 20 और पंजाबी 8 मुख्तलिफ ममालिक में बोली जाती है। इस वक्त जो इन मादरी ज़बानों को लायक ख़तरात हैं, तो इस हवाले से हमने बात करना है। पाकिस्तान दुनिया में इस हवाले से रिपोर्टेडली 28वें नंबर पर है। हमारे साथ फ़र्रुख सोहेल गोइंदी साहब मौजूद हैं, आप राइटर हैं, इसके अलावा दानिश्वर हैं, सयाह हैं, मुख्तलिफ ट्रैवल के हवाले से हक़ाइक़ को देखते हैं, लिखते हैं। उनसे ज़रा इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस दिन को कितना अहम समझते हैं हमारी मादरी ज़बान को लेकर, और फिर पाकिस्तान जैसे ममालिक में, हमारी सोसाइटी में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इस पर बात करते हैं। गोइंदी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सुबह खैर आपको, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? शुक्रिया, बहुत अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। एक तो हमें इस मादरी ज़बान के दिन के हवाले से इस दिन की अहमियत बताइए और मादरी ज़बान की अहमियत बताइए, और हम कहाँ खड़े हैं अपनी मादरी ज़बान की हिफाजत के लिए या उसकी तरवीज के लिए। जी शुक्रिया। असल में मादरी ज़बान की जो तहरीक थी बंगालियों ने दुनिया में शुरू की, जो 21 फरवरी के हवाले से दिन मनाया जाता है, और 1948 से उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि उनको बंगाली में ना पढ़ाया जाए और नाफिज ना की जाए। 21 फरवरी 1952 में उन्होंने जद्दोजहद की और इसके लिए कुर्बानियां, फिजिकली शहादतें कबूल की। 1952 में 52 में 21 फरवरी को
पाकिस्तान की हुकूमत ने बंगाली को बंगाल में मशरकी पाकिस्तान में उनकी जबान के तौर पे कबूल किया, और उसके बाद भी 1999 में यूनेस्को ने इसी बुनियाद पर जो ढाका में तहरीक चली पूरे मशरकी पाकिस्तान में बंगालियों ने इसको मादरी जबान, अब मादरी जबान क्या होती है? मेरी मादरी जबान पंजाबी है। पाकिस्तान में जो मादरी जबानें हैं जो सरजमीन से जुड़ी हैं, बंगाली, पश्तो, ब्रशकी, और जैसे आपने कहा कि 80 जबानें हैं, बल्कि पाकिस्तान तो उन दुनिया के बदनसीब ममालिक में है। मैंने दुनिया के एक बहुत बड़े लिंग्विस्ट को मिला, आस्को परपोला को, जो इंडस की जबान पर माहिर है। दुनिया में एक ही माहिर है जो इंडस के पत्थरों पर लिखी हुई है, वादी सिंध की तहजीब पर। तो उन्होंने एक ऐसे सिंपोजियम में शिरकत की जर्मनी में 2012 में कि पाकिस्तान में मर जाने वाली 12 कदीम जबानें। जबान जो होती है दरअसल किसी कौम का हजारों साल का तजुर्बा होता है, इल्म, फलसफा, साइंस, टेक्नोलॉजी। जब जबान मर जाती है तो वो तहजीब मर जाती है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी जबान पंजाबी जबान है, और उसके बाद सिंधी, पश्तो, बलोची, ये बड़ी जबानें हैं। ये सारी मादरी जबानें। उर्दू हमारा लैंग्वा फ्रिंक्वा है, वो हमारी कौमी जबान है, मादरी जबान नहीं है। चूंकि हम ये बहुत फर्क करने में नाकाम हुए हैं, इसलिए पाकिस्तान के अंदर अल पाकिस्तान अपने आप को तुर्कों से, अरबों से, सेंट्रल एशिया से, अफगानों से जोड़ने की कोशिश की जाती है। जिस सरजमीन का नाम पंजाब है या पाकिस्तान है, ये दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में नियोलिथिक सिविलाइजेशन इसको कहते हैं, जो कि जबान बोलती थी, लिखती थी, पढ़ती थी, लेकिन हम अपने पर फख्र नहीं करते, अपने पंजाबी जबान पर, पश्तो पर, सिंधी पर, ब्राह्मी पर, बलूची पर, कश्मीरी पर। इसी बात से मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। आपने जो लैंग्वेज के हवाले से बात की है कि हम ओन नहीं करते अपनी लैंग्वेज को, अनफॉर्चुनेटली यही बात है कि हमारे अंदर पंजाबी जबान को हम उसकी ओनरशिप लेने को तैयार नहीं है। स्पेसिफिकली अगर मैं यंग लोगों की बात करूँ, ऑब्वियसली आप जैसे मुसन्निफ या दीगर लोग इस हवाले से अवेयरनेस तो देते हैं, बट स्टिल आप ओनरशिप लेना एक जबान की और उसकी तरवीज के लिए और उसको बोलने में झिझक महसूस ना करना या उसमें आपकी महारत होना, ये कितना जरूरी है? ये इतना जरूरी है। मेरी बीवी अरब है, लबनानी है, और वो फ्रेंच इतनी अच्छी बोलते हैं कि हम पाकिस्तान में अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं बोलते, चूंकि हम ब्रिटिश कॉलोनी थे इसलिए हमारे पर इंग्लिश का असर है, लेकिन वो फ्रेंच नहीं बोलती। और लबनानियों के बारे में मशहूर है कि वो फ्रांस से अच्छी फ्रेंच बोलते हैं, वो अरबी बोलते हैं। मैंने ये अरबों से, ईरानियों से, तुर्कों से सीखा। ये जिस तुर्की पर आप जैसी नस्ल बड़ी फख्र करती है, ये तो उनका तुर्की है ना, हमारा तो नहीं है। वो अपनी जबान की बुनियाद पर मुस्तफा कमाल पाशा अतातुर्क ने 1928 में लैंग्वेज रिफॉर्म की। अपने पे फख्र जब हम नहीं करेंगे तो हम अपना मुस्तकबिल नहीं बना सकते, हम हाल में नहीं जी सकते। हमने दूसरी जबानों, दूसरी तहजीबों से ताल्लुक बना लिया। देखिए, मॉडर्नाइजेशन और जबान की लेके चलना, इसमें कोई तजाद नहीं है। हम जदीद हो सकते हैं, तुर्क हमसे ज्यादा जदीद हैं, लेकिन वो तुर्क जबान बोलते हैं। आप, हमारी लड़कियां, लड़के, वो तो फैशन तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने तुर्क होने पर, तुर्क किस बुनियाद पर, जबान की बुनियाद पर, वो, मैं उनके साथ अंग्रेजी बोलता हूँ तो वो कहते नहीं हमारे साथ तुर्की जबान में बात करें। मैं चूंकि टर्की पहुंच जाता हूँ, तो हमारी नस्ल एक कॉलोनियल रवैये में है, नौबादियाती गुलामाना ज़हन है। ये इसको कॉलोनियल कल्चर कहते हैं कि हम अपनी चीजों पर, अपने खाने पर, अपनी जबान पर, अपनी रवायात पर, इसमें अच्छा, रवायत नहीं है कि आप मट्टी के कुज्जे में चाय पी लें तो आप कॉम्प्रस्त हो जाएंगे, ये पसमानदगी है। आप जदीद कुज्जे में चाय पी सकते हैं, जदीद गिलास में लस्सी पी सकते हैं। तो हम फंस चुके हैं शनाख्त का। लेकिन गोदी साहब, इसमें एक नुक्ता इसमें ये भी है, जैसे हम अक्सर चीन की मिसाल देते हैं कि जी उनका सदर भी अगर बोलता है तो वो अपनी चाइनीज जबान में बोलता है, लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त सबसे ज्यादा वहां पे अंग्रेजी सीखने की तरफ तवज्जो दी जा रही है। और आपको मालूम है कि बहुत ज्यादा, इसी तरह हम अगर मिडिल ईस्ट की बात करें, यूएई की बात करें, तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा इस वक्त इस बात पे फोकस है कि जो हमने टूरिज्म बढ़ाना है या इसको आने वाले वक्त में हमने अगर वस्ती यूरोप का सा दर्जा देना है तो हमें तवज्जो देनी होगी अपने इस स्किल की तरफ कि जबान हमारे बहुत से बाशिंदों को आए। तो अगर इफ इट्स जस्ट अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, तो फिर मादरी जबान की इंपॉर्टेंस क्यों है? आई मीन, ये ममालिक या ये फिर कौमें, इनको क्यों जरूरत पेश आ रही है कि वो एक बैनुल-अक़वामी जबान, जिसे हम अपने तौर पे कॉलोनियल माइंडसेट के तहत बोलना कहते हैं, क्यों इस तरफ फिर माइल हो रहे हैं ज्यादा? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, अंग्रेजी बोलना, जो स्लाव कौमियां, बल्गार, बल्कान की, ईस्ट यूरोप की, वहां भी अंग्रेजी यूं सीखी जा रही है। अंग्रेजी को एज ए टूल लिया जा रहा है, उसमें प्राइड नहीं किया जा रहा। मैं चीनी कॉन्फ्रेंसेस में जाता रहा हूं जहां चीनी होते हैं, उसको पूरी चीनी आती है और पूरी अंग्रेजी आती है, लेकिन वो तकरीर चीनी में करता है। वो लैंग्वा फ्रैंक्वा के तौर पर आलमी सतह
पर अब इंटरनेशनल लैंग्वेज अंग्रेजी है और मैं इसको पढ़ने पर यकीन रखता हूं, चूंकि इसके अंदर अलूम है। अगर आपने दुनिया में साइंस टेक्नोलॉजी में आगे जाना है तो अंग्रेजी पढ़ें, लेकिन अपनी जबान को भी तरक्की दें, अपनी जबान को तरक्की दें और इस पर फख्र करें। अच्छा, ये जो इसको देखिए ना, चीनियों ने तरक्की चीनी जबान में की, अंग्रेजी में नहीं। अंग्रेजी ठीक है। को इसलिए सीख रहे हैं कि दुनिया में तजारत की जाए, टूरिज्म किया जाए, राब्ता किया जाए। ये जो खतरात की आप बात कर रहे हैं, ये मेरी फीलिंग है, मैं गलत हूं इसमें, मुझे करेक्ट कीजिएगा। ये खतरा ज्यादा आपको नहीं लगता, ये जो डिसऑन करने का या ऑन ना करना, चलिए हम डिसऑन ज्यादा हार्ड हो जाता, वो पंजाबी को ज्यादा लाहक है, पंजाबी ज्यादा इस हवाले से चैलेंज का शिकार रहती है, क्योंकि हमने देखा है कि सराइकी अमूमी तौर पे या पख्तून या बलोची या सिंधी अपनी जबान में बात करना पसंद करते हैं। वो अपनी जो मादरी जबान है अमूमी तौर पे जब कम्युनिकेट करते हैं तो वो अपनी जबान में करते हैं, लेकिन पंजाबी मोस्टली मैंने देखा है कि वो या तो अवॉइड करते हैं या बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते जैसे होना चाहिए। हो सकता है ये मेरा एहसास हो, आप इस पे क्या कहेंगे, क्या ऐसा है आपको लगता है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहली तो बात यह कि सराइकी पंजाबी का लहजा है, अलग कोई जबान नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैं आपको बता दूं 1849 में जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म था, 1849 13 जनवरी को मुकम्मल हुआ था। यानी कि पूरा हिंदुस्तान फतह करने के बाद पंजाब वह खित्ता था जो मज़ाहमत करता रहा, जो सिखों का राज था। 1849 गुजरात में आखिरी जंग बरतानिया की हुई, जहां पर बहुत ज्यादा हलाकतें हुई बरतानवी उनकी मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की, यानी कि उनके सीनियर ऑफिसर्स की। उसके बाद 1849 में अंग्रेज ने यह समझ लिया था कि पंजाब ही एक ऐसा बरसगीर के दो ताकतवर खित्ते थे, बंगाल और पंजाब। तो पंजाब को उन्होंने कॉलोनियल माइंड बनाने के लिए एक बड़ी कॉन्शियस एफर्ट की 1849 में, और उसके बाद उसको अडॉप्ट करते रहे हमारी हुक्मरान अशराफिया, जो रूलिंग क्लासेस हैं, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, इंटेलिजेंसिया, इवन ड्रामा, शायर, अदीब, उन्होंने भी उस कॉलोनियल माइंडसेट को आगे बढ़ाया जो अंग्रेज ने 1849, चूंकि पंजाब बड़ा खतरा था। जिस दिन पंजाब अपने पंजाबी होने पर फख्र करेगा। अच्छा, एक बात मैं करता चलूं, मैं जितना पंजाबी का मदा हूं उतना सिंधी, बलोची, पश्तो, ब्राह्वी, गिलगिती और कश्मीरी का भी मदा हूं, क्योंकि तंग नजरी। ठीक है, टाइम हमारा खत्म हो गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, किसी और नशिस्त में फारूक साहब हम जरूर चाहेंगे। इतने वक्त में इतने अहम मौजू पे मुफस्सिल बात नहीं हो सकती, लेकिन हमने कोशिश की। अपनी जबान को ऑन कीजिए, जो भी आप बोलते हैं। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुश आमदीद कहेंगे। अभी सेगमेंट पे जा रहे हैं, लेकिन वहां पे जाने से पहले हम आपको लेके चलेंगे अपने कोल किचन में, और वहां पर में से कोल किचन ही खाली किचन है, क्योंकि अब इसमें हमारे चूल्हा भी जलता है बहुत। वार्म किचन वार्म किचन। अहमद, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ, आप दोनों सुनाइए। बिल्कुल ठीक। अहमद, क्या बना रहे हैं आज हम बेसिकली विंग्स बनाने लगे हैं, फ्राइड विंग्स, जो कि चिकन का सबसे ज्यादा फ्लेवरफुल पार्ट होता है, वो विंग्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें दो फ्लेवर्स बनाने लगे हैं, बारबेक्यू चिली और दूसरा स्वीट एंड सावर। अच्छा, विंग्स का सबसे बड़ा मसला, विंग्स और लेग का सबसे बड़ा मसला होता है इसका जो ब्लड है, इसमें एक ब्लड की लाइन होती है। ठीक है, उसको हम किस तरीके से खत्म कर सकते हैं? सबसे पहले इसकी हमने जो है इसको जॉइंट से कट करना है। अच्छा, ये है ब्राइन सोल्यूशन, जिसको हमने, ये देखिए इसका पानी अभी मैंने रखा हुआ है, तो पानी भी ये रेड हुआ हुआ है। इसमें मैंने सॉल्ट, अगर आप 90 ग्राम इसके अंदर अगर आप पानी डाल रहे हैं तो 10 ग्राम आपने इसमें सॉल्ट डालना है, और 100 ml आपने इसमें सिरका डालना है। सिरका डालना, ठीक है, और पिंच ऑफ बेकिंग सोडा। जब आप डालेंगे तो ये आपने इस वाटर के अंदर कम से कम 20 से 30 मिनट, एक तो ये चिकन को टेंडर करेगा, सेकंड ये है जो इसकी वेन्स हैं उसमें जब आप इसको अच्छे तरीके से रोल करेंगे तो जो ब्लड इसके अंदर जो जम जाता है, ठीक है, वो निकल जाएगा और इजी हो जाएगा हमारे लिए कुकिंग करना। क्योंकि वो कुक करके ब्लैक हो जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता। एग्जैक्टली, ब्लैक इसमें एक लाइन सी होती है जो वेन की लाइन होती है, वो हम इससे खत्म कर देते हैं, और इससे जो कुकिंग, और ये जो इसके अंदर ब्लड का मौजूद रह जाना सिर्फ टेस्ट के लिए अच्छा नहीं होता, या हेल्थ के ऊपर भी इसके असर होते हैं? हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, इसमें पैथोजेंस होते हैं विच कॉज जो है फूड पॉइजनिंग। ठीक है, इसकी शेल्फ लाइफ कम करते हैं, फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं। और क्विकली ये बताएं अगला क्या प्रोसीजर करने वाले हैं, फिर हम ये देखिए, ये अहमद साहब से ये भी बताइएगा, इसमें सिरके का फ्लेवर रह तो नहीं जाएगा? नहीं, इसको हमने उसके बाद वॉश करना है। इसके बाद हम वॉश करेंगे, फिर इसकी मैरिनेशन लगाएंगे, और जो है हम इसका प्रोसीजर साथ बनाएं। हम जरा थोड़ा हिस्टोरिक साइड पे जाते हैं, साथ साथ आपको हम थोड़ा घुमाते हैं। अहमद बिजी, हम आपको दिखाते रहेंगे। सेगमेंट मेरा पाकिस्तान है। उफैरा फैज आज कहाँ पे हैं जी? आज मलका हिंद के भाई हैं आसिफ जा, उनके बारे में बात कर रही हैं, सो देखते हैं।
मलिकाए हिंद नूर और मौजूद नहीं है। ठीक है, तो सर आसिफ जाह की अगर हम बात कर रहे हैं, उनको मुगल दरबार में इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती थी? वो कितने ज़हीन थे? सिपा सलार थे, उनकी अपनी सलाहियतें थी, उससे किसी को इनकार नहीं है। ठीक है। दूसरा ये कि रॉयल फैमिली के साथ उनके तल्लक थे। बेसिकली जो मलका नूरजहां थी वो ईरान से बिलोंग करती थी। ठीक है। और उनके साथ आए यहाँ पर और फिर अपनी काबिलियत और मुख्तलिफ मौक़े के तौर पर उनकी हैसियत दीवार में बढ़ती गई। और उसके बाद ऐसा हुआ कि उनकी जो बेटी थी अर्जुमंद बानो वो मलका बन गई। आसिफ जाह इनका असल नाम नहीं था, इनका असल नाम था मिर्ज़ा अबुल हसन। तो आसिफ जाह का खिताब इन्हें क्यों दिया गया था और कब दिया गया था? क्योंकि ये उस दौर में रवाज था कि मुख्तलिफ जो लोग हैं जो मुख्तलिफ ओहदों पर हुआ करते थे उनको बादशाह सलामत जो है खिताब भी देते थे, लक़ब भी देते थे और खिलत भी अता की जाती थी। और वो अपने जो मतलब जो खिताब मिलता था उससे जाने जाते थे, उसी पे वो फ़ख्र महसूस करते थे। ये पूछना बहुत ज़रूरी है कि ये मकबरा एक तो तामीर कब किया गया था, और हिस्ट्री में ये भी मैंने पढ़ा है कि इस मकबरे को उन्हीं लोगों ने तामीर किया था जिन्होंने आगरा में मौजूद 8वां अजूबा ताजमहल बनाया। क्या ये हकीकत है? इसमें ऐसा है कि ये शाहजहां पीरियड में तामीर हुआ है यहाँ पर, और आप दुरुस्त फरमा रही हैं। अकबर की सारी बिल्डिंग आपको रेड सैंडस्टोन में मिलेंगी। जहांगीर को आप देखें तो रेड और वाइट मार्बल का मिक्सचर है, ब्लेंड आपको मिलेगा। और ताज की जो आप बात कर रही हैं तो वो प्योर सुपर रिफाइंड होकर वो वाइट मार्बल में चला गया। अगर शाहजहां पीरियड को आप देखें तो बेस्ट पीरियड था कंस्ट्रक्शन के हवाले से। किस दौर में इस मकबरे को सबसे ज़्यादा नुकसानात पहुँचे, और क्या मौसमी हालात का भी इसमें कोई अमल दखल है? जब मुगल सल्तनत को फिर कामरान लशारी साहब हैं हमारे डायरेक्टर जनरल जो हैं, हमारी फिर एक मीटिंग हुई CCPO साहब से, और जितने भी यहाँ पे जो कंसर्न SPs हैं और जो कंसर्न SHOs हैं उनको फिर इसकी हालत ज़ार का बताया गया। तो उन्होंने हमारे से फिर काफ़ी कोऑपरेट किया, और फर्दर फिर हमने कुछ अपना स्टाफ भी यहाँ पे हायर किया। विद द टाइम बीइंग इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मज़ीद इंशाल्लाह हालात यहाँ के बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो सर अगर हम इस वक्त की बात करें, मौजूदा वक्त की बात करें, तो क्या क्या काम जो है वो इस मकबरे पे हो रहा है आप लोगों की तरफ से? आसिफ जाह बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी ऐसे ही वाइल्ड ग्रोथ होती थी, तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो ग्रास का काम शुरू कर दिया, यहाँ पे पानी लगना शुरू हो गया। तो इंशाल्लाह टाइम भी थोड़ा सा टाइम लेंगे तो इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा। तो सर अगर मैं यहाँ की फाउंटेन्स की बात करूँ जी। तो वो भी फ्यूचर में जो है वो बहाल करने का इरादा है आप लोगों का, और क्या क्या प्रोजेक्ट जो हैं वो आपने करने हैं फ्यूचर में इस मकबरे से रिलेटेड? DG साहब हैं कामरान लशारी साहब, उनका एक विजन है कि यहाँ पे टूरिज्म को जो है ना वो प्रमोट किया जाए। ठीक है, और उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो लोगों के लिए सिक्योरिटी है। जब लोग यहाँ पे उनको फ्रेंडली माहौल यहाँ पे मिलेगा तो लोगों का यहाँ पे आना जाना शुरू हो जाएगा। डायरेक्शन बोर्ड है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, और जैसे ये पीछे मस्जिद है इसकी अब कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन का हमने काम स्टार्ट किया है हमारे कंजर्वेशन डिपार्टमेंट में। और ऐसे ही यहाँ से कुछ दीवारें टूटी हुई थी उनको हम वो कर रहे हैं। फिर ये आसिफ जाह का जो मेन गेट है इसकी भी कंजर्वेशन जो है वो भी स्टार्ट हो जाएगी अभी कुछ दिनों तक। और फिर सिक्योरिटी लाइट्स का भी हमारा यहाँ पे प्रोग्राम है, सिक्योरिटी कैमरास का, और फर्दर फिर टूरिज्म अट्रैक्शन के लिए जो हम फैसिलिटीज़ यहाँ पे दे सकते हैं वो इंशाल्लाह इसको हम देंगे इसको। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। एक वक्त था जब इस मकबरे की शान और शौकत अपने अरूज पर होगी। यहाँ पर मौजूद सफ़ेद संगे मरमर के साथ साथ रंग बिरंगे और कीमती पत्थर भी आवेज़ा होंगे, लेकिन वक्त की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि आज ये मकबरा इस हाल को पहुँच चुका है। लेकिन मेरी यहाँ आने वाले सयाहों से एक दरख्वास्त है कि ये हमारी तारीख़ का हिस्सा है, ये हमारा विरसा है, तो यहाँ पर देखने तो ज़रूर आएँ लेकिन वॉल चॉकिंग से परहेज़ करें। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गया। PSL के हवाले से हम बात ना करें ऐसा कैसे हो सकता है जी। सीजन 9 का पहला जो थ्रिलर मुकाबले हैं उसमें मुल्तान सुल्तान्स ने फतह हासिल की है, और उसके बाद टूर्नामेंट के 5वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड को 5 विकेटों से हरा दिया। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में जी मेजबान टीम ने 145 रन का हदफ
एक गेंद पहले हमने आपको बताया था सुबह भी कि ये किया। और दूसरी दफा अगर हम बात करें तो सुल्तान्स के हवाले से तो मुसलसल दूसरी बार मैच विनर साबित हुए हैं 58 रन की इनिंग्स के लिए कैप्टन मोहम्मद रिजवान 42 जबकि इफ्तिखार अहमद 18 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से नसीम शाह ने 2 विकेटें हासिल की। इससे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड मुकर्रा ओवर्स में 144 रन पर ढेर हो गई थी। आगा सलमान ने जी 52 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स के लिए 3 चौके और 2 बुलंद किस्म के छक्के लगाए। फिर जॉर्डन कॉस ने 41 रन बनाए। उसके अलावा कोई भी खिलाड़ी क्रीज पर जमकर ना खेल सका। इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी हाईलाइट सलमान आ गई हैं इस वक्त। हम अगर बात करें अब तक के जो मैचेस हुए हैं, मोहम्मद अली ने भी सुल्तान्स की तरफ से उम्दा बॉलिंग की। 19 रन के एवज 3 खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई। अब्बास आफरीदी ने भी 3 जबकि उसामा मीर ने 2 विकेटें हासिल की। आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मैच में पेशावर ज़ल्मी एंड कराची किंग्स, इंपॉर्टेंट मैच होगा। देखते हैं, दोनों जख्मी हैं तो क्या इस मैच का नतीजा निकलता है। इसमें मद्दे मुकाबिल होंगे। दूसरा मुकाबला कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स, अनदर इंपॉर्टेंट मैच। आज का मैच इंपॉर्टेंट है कलंदर्स के लिए खास तौर पे, क्योंकि इस वक्त सुल्तान्स टॉप टीम है और कलंदर्स बहुत ज़्यादा फतवाहात का शिकार ओबियसली नहीं हो पाई, शिकस्त का शिकार रही है, ये कहना चाहिए, राइट वर्ड होगा। तो देखते हैं क्या सूरत हाल होती है। उसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग के नवे एडिशन के 6ठे मैच में ये जो ज़ल्मी है और शान मसूद की कराची किंग्स हैं, ये कैसा परफॉर्म करती है, आज के मैचेस कैसे होते हैं, इस पर भी हमने बात करनी है। और कल के मैचेस पर भी हम तजिया ले लेते हैं, तबसरा ले लेते हैं। हमारे साथ अवैस मौजूद है। अवैस, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आप कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। एक तो ये कि बड़ा एक फाइनली वो जो एक थ्रिल पीएसएल का होता है ना, क्लोज कॉल, टाइट मैचेस, कल वो हमने देखा कि वो सिलसिला शुरू हो गया। और यही पीएसएल की खूबसूरती है कि हम आखिरी बॉल तक मैच जाए और सारी टीम स्ट्रगल करें और फिर उसके बाद फैसला हो। अच्छे मैचेस हुए। आपका क्या टेक है कल के मुकाबलों पे खास तौर पे? और ये अच्छी चीज है इमरान भाई, आपने जो बात की ना, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जब पाकिस्तान सुपर लीग आगे जाती हुई नजर आपको आ रही है तो मैचेस जो उनसे और क्लोज होंगे। अभी तो स्टार्ट है, क्योंकि स्क्वाड मैंने कहा ना, बड़ा याद रखिएगा, स्क्वाड वही टीम जीतेगी जिसका स्क्वाड आखिर तक बरकरार रहेगा। क्योंकि लाहौर कलंदर को भी मुश्किलात होंगी। वेंडोसन की बात करूं, वो 6 मैचेस के लिए अवेलेबल है। शमसी की बात करें, उन्होंने वापस चले जाना साउथ अफ्रीका के लिए, तो कराची किंग्स को भी नुकसान है, लाहौर को भी नुकसान है, बहुत सी टीमों को नुकसान होगा। मद्दे मुकाबले उसके ऑल्टरनेट आपने एक प्लेयर तो जरूर नहीं है, लेकिन एक जो विनिंग स्क्वाड का जो एक प्लेयर होता है, जब वो टूटता है तो नुकसान होता है, जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स को आपको याद है पिछले अपना सीजन के अंदर होता हुआ है। कल की मैच की बात करें, मुल्तान सुल्तान, तो आपको पता है मुल्तान में लिटरली अनबिलीवेबल है जो परफॉर्मेंसेज है, उनको हराना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहूंगा मोहम्मद अली को। आपने देखा वो लड़का पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड के अंदर आया था, शायद मुझे वो लगा कल जब मैं बात किसी अपने एक्स क्रिकेटर से कर रहा था तो वो यही बात कर रहे थे कि बहुत ज्यादा फटीग थी शायद फर्स्ट क्लास क्रिकेट की। आपने उसको इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज में डाला, विकेट्स वैसी नहीं थी जो कि उनको सपोर्ट करती। लेकिन जब आप पीएसएल के अंदर देखते हो, मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग लाइनअप जरूर तगड़ी है, लेकिन एज कंपेयर टू डिफरेंट टीम्स थोड़ा सा हल्की है। लेकिन मोहम्मद अली की मैं बात करूं, अगेंस्ट द विंड की बात करूं, जो पहले मैच के अंदर भी उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई थी, कल भी उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, 19 रन देके। बहुत जबरदस्त बॉलिंग यूनिट इस वक्त उनका नजर आपको आ रहा है। स्विंग वो दोनों तरफ करवा रहे हैं, मुश्किलात पैदा करते हैं। लेकिन दूसरे एंड पे हेनरिक्स की बात करें, मुझे याद है वर्ल्ड कप के अंदर साउथ अफ्रीका के लिए, आपको याद हो, अब बावुमा की वजह से ऑब्वियसली वो खेल नहीं रहे थे, बावुमा क्योंकि उनके कैप्टन भी थे। लेकिन जब बावुमा बीमार हुए थे, वो मैच खेलने आए थे, उन्होंने वहां पर भी आके सेंचुरी स्कोर की थी। तो यहाँ पर भी वो एक रोल जो उनसे वो प्ले कर रहे हैं मुल्तान सुल्तान के लिए। बड़ा सॉलिड स्क्वाड आपको नजर आता है। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड की कल थोड़ी सी मुझे गलती ये नजर आई कि जब बहुत जबरदस्त अपना आगा सलमान परफॉर्म कर रहे थे, फिर जॉर्डन कॉक्स की बात करूं, वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। जब आपको एक लेआउट मिल चुका था तो आई थिंक सो आजम खान के बजाय शादाब खान को अपने आप को अपना जो से प्रमोट करना चाहिए था, जैसे पहले मैच में आपने किया था, तो शायद थोड़ा डायमेंशन चेंज होता है यहाँ पर। तो वो जो गलती है वहां पर शादाब खान से होगी थी। ठीक हो गया। अच्छा, वैसे भी जैसे आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के आवाज़ से और मुल्तान सुल्तान को तो हम बार बार डिस्कस भी कर रहे हैं, दो कि सारी टीम्स बड़े अच्छे से परफॉर्म कर रही हैं। लेकिन ये जो अब मैचेस का एक मोमेंटम स्टार्ट हुआ है जिसमें बहुत सारे यंग प्लेयर्स की भी हम बात करें, हम लाहौर कलंदर्स के मैच में आपसे बात नहीं हो पाई थी, लेकिन ये जो यंग प्लेयर्स की लॉट है और जिस तरह से ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं इस PSL के अंदर, डू यू थिंक कि ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है बहुत सारी फ्रेंचाइजेस के लिए, दो के PSL की हाइप या उसका जो एक थ्रिल है या उस तरह की एक्साइटमेंट अभी तक बिल्ड नहीं हो पाई है? दैट्स व्हाट आई बिलीव। अब देखिए, अनफॉर्चुनेट है जिस वक्त मुल्क की सूरत हाल चल रही है, तो वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि थोड़े से वो भी मामलात हैं जिसकी वजह से वो जो हाइप एक होती थी PSL की वो अभी तक क्रिएट नहीं हो पाई। लेकिन क्रिकेटर्स के लिए मैं बात करूं तो बड़ा एक हाइप है इस वक्त के पाकिस्तान सुपर लीग और क्लोज कॉन्टेस्ट होगा, जैसे कल हुआ तो वो हाइप
एक ऑटोमेटिकली बिल्डअप होती है। लेकिन यंग क्रिकेटर्स की बात करें तो हमेशा इस चीज पे जोर दिया जाता है, जो अंडर 19 की लॉट है जो निकलती है और पाकिस्तान का जो गैप है जिसको फिल करना था, जो पाकिस्तान शाहीन के टूर है वो तो अनफॉर्चुनेटली होते नहीं। तो उस टूर के जो प्लेयर है तगड़े अंडर 19 को कैसे आपने कैरी करना है, उसको कैसे आगे लेके चलना है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फ्रेंचाइजेस के अंदर इस वक्त लड़के हैं, जिशान वो टॉल फास्ट बॉलर, उन पे आपको पता बहुत ज्यादा बात हो रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें नाफे की बात करें, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बड़ा एक रॉ टैलेंट था। सरफराज ने भी कहा कि उनकी हमने वीडियो देखी थी, वहां से उमर एसोसिएट्स में उनको इंक्लूड किया गया था, फिर वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा बने, बांग्लादेश भी खेलने गए थे। एक बहुत तगड़ी लॉट आपके पास है, लेकिन फिर मैंने कहा ना कि आप 1 या 2 या 3 परफॉर्मेंसेस पे आप डायरेक्टली पाकिस्तान नहीं खिला सकते। हैदर अली आपके सामने एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। हैदर अली को भी याद है आपको, ऐसी ही हाइप मिली थी। मैं भी बार बार बात करता था कि ही डिजर्व्स अ कॉल फॉर पाकिस्तान, लेकिन जब वो पाकिस्तान टीम में गए वो प्रेशर को एक्सर्ट नहीं कर पाए। तो आपके सामने की सूरत हाल है, हैदर अली की परफॉर्मेंस कहां से डिप हुई थी। तो आपको टाइम देना पड़ता है लड़कों को, लेकिन इनको फिर वही बात है, पाथवे है। अगर तगड़े हैं इनको प्लीज पाकिस्तान शाहीन्स के अंदर रखा जाए, इनको अपना 1-2 टूर्स करवाए। ठीक है, मेरे पास टाइम कम है, ये बताइए कि ज़ल्मी और किंग्स इस वक्त दोनों एज पर पॉइंट्स टेबल, पेशावर ज़ल्मी ने एक मैच खेल के एक हारा है जी, -0.800 एंड कराची किंग्स -2.750 इस वक्त उनका औसत है, और इसके साथ दोनों टीमें इस वक्त जो है बॉटम के ऊपर है इस टेबल पे, और आज दोनों का मैच भी है। सर, हाउ डू यू सी? कराची किंग्स तो इमरान भाई मुझे नहीं पता कब धाड़ेगा, वो बार बार कहते हैं कराची धाड़ेगा, पता नहीं कब धाड़ेगा। इतने सीजन हो गए हैं। थिंक टैंक की बात करें, थिंक टैंक भी बड़ा तगड़ा था, उसको भी चेंज करके उन्होंने देख लिया। लेकिन जो आई डोंट नो मसला क्या है आखिर उस डगआउट के अंदर के, वो आखिर परफॉर्मेंस वैसी क्यों नहीं नजर आती। वन ऑफ द बिगेस्ट साइड्स है लिटरली कराची। किसका मैच होगा आपके ख्याल में? ये मैच किसकी जानिब जाता दिखता है ज्यादा? पेशावर ज़ल्मी बहुत तगड़ी साइड है। पेशावर ज़ल्मी, बाबर आजम ठीक है कप्तान है, लेकिन जो उनका एक यूनिट है बैटिंग का और खास करके बॉलिंग का यूनिट है, वो बड़ा तगड़ा आपको नजर आता है। जिशान जिस तरीके से उस दिन बॉल करवा रहे थे, पता लग रहा था कि उसके अंदर कैपेबिलिटी है। लेकिन आज आपका वोट पेशावर ज़ल्मी की तरफ है। ठीक हो गया, ठीक है, थैंक यू वेरी मच अवैस, बहुत शुक्रिया। वेरी क्विकली PSL को डिस्कस किया और अवैस हमारे साथ मौजूद थे। आज का मैच होने जा रहा है, देखते हैं जी कौन जीतता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और अब बात करते हैं इसराइल की निहत्ते फलस्तीनियों पर बारूद की बरसात की, जो इस वक्त जारी है। गजा में सेहूनी फौज के वहशियाना हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। गजा वजारत सेहत की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि 24 घंटों में इसराइली हमलों में मजीद कई फलस्तीनी शहीद हुए हैं, जबकि 145 के जख्मी होने की भी इतलात हैं। फलस्तीनी शौदा की मजमूई तादाद 29,000 से बढ़ गई है और 70,000 से ज्यादा इस वक्त जख्मी हैं। इसराइल ने रमजान तक इसराइली यरगमाली रिहा न होने पर रफा में जो जमीनी ऑपरेशन है इसका ऐलान किया है, ताहम यूरोपीय यूनियन ने इसको रफा पर चढ़ाई करने से खबरदार किया है। उधर जो ब्राजीली सदर है उनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आई है। अफ्रीकन यूनियन कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खिताब किया और कहा कि इसराइल गजा में हिटलर का किरदार अदा कर रहा है। इसराइली फौज के हाथों ये जो फलस्तीनियों का अंधाधुंध कत्लेआम है, ये नस्ल कुशी है, जेनोसाइड है। इसराइली मुजालिम के खिलाफ इस बयान पर हमास ने इसका खैर मकदम किया, उनकी तारीफ की। हमास का यह कहना है कि गजा में नस्ल कुशी की होलोकॉस्ट से मुमासलत के ब्राजीली सदर के बयान की कदर करते हैं। दूसरी जानिब जो सहाफ़ियों की आलमी तंजीम है कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, उसके मुताबिक 2023 में मजमूई तौर पर हलाक होने वाले 75% सहाफ़ी गजा में जारी इसराइली जंग में मारे गए हैं और इसकी वजह ओबियसली इसराइली बमबारी है। मीडिया के लिए पिछली पूरी दिहाई में 2023 सबसे खतरनाक साल था और दुनिया भर में कत्ल होने वाले 99 सहाफियों में से 72 ऐसे सहाफी थे जिनका ताल्लुक फलस्तीन से था, जो कि गजा में जंग की रिपोर्टिंग कर रहे थे। गजा जंग में मजमूई तौर पर कुल 77 सहाफी जो हैं वो हलाक हुए हैं, जिसमें 72 फलस्तीनी, 3 लबनानी और इसराइली शामिल हैं। CPG के मुताबिक जी दुनिया भर में हलाक होने वाले 99 सहाफियों की मौत 2015 के बाद सबसे ज्यादा है। दूसरी जानिब गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 130 दिनों से जारी इजरायली जारियत से कई फलस्तीनी माहिरीन तालीम और साइंसदान अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक फलस्तीन का शुमार दुनिया में सबसे ज्यादा शरह ख्वानदगी वाले ममालिक में होता है, लेकिन गजा में जारी जो जंग है इसकी वजह से तालीमी इदारों की सूरत हाल अबतर है। कई उसातिज़ा और तालिब इल्म इजरायली हमलों में शहीद हो चुके हैं, जबकि हजारों पिछले 5 माह से तालीम से दूर हैं। यूरोपीय इंसानी हकूक की जो तंजीम है उसके मुताबिक फलस्तीन
फ़लस्तीनी साइंसदानों के हवाले से बात करें, माहिरीन तालीम और दानिश्वर शख्सियात के घरों को जानकर फ़िज़ाई हमलों के ज़रिए निशाना बनाया गया है, जबकि इसराइल के जो हमले हैं उसमें सैकड़ों उसातिज़ा और जामियात के जो प्रोफेसर्स हैं, 94 के करीब जो प्रोफेसर्स हैं वो शहीद हो चुके हैं। और गजा में जो इसराइल की बदतरीन बमबारी है वो जो जारी है, अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका ने एक बार फिर गजा में जंगबंदी की करारदाद को वीटो कर दिया है और उसके अलावा 2 अमरीकी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने का भी दावा किया गया है। ब्रिटिश जो शहजादा है, शहजादे विलियम साहब, उन्होंने जी गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया है और प्रिंस विलियम ने एक बयान में कहा है कि 7 अक्टूबर के बाद से मशरिक वस्ता में जारी तनाज़े की खौफनाक इंसानी कीमत पर शदीद फिक्रमंद है। बिल्कुल, और उनका कहना है कि इस तनाज़े में बहुत ज्यादा लोग मारे गए हैं। प्रिंस विलियम ने यह भी कहा कि मैं भी बाकी सब की तरह इस जंग का जल्द खात्मा चाहता हूं। गजा में इस वक्त इंसानी इमदाद की अशद जरूरत है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार मंसूर जाफिर साहब मौजूद हैं, जो कि मिडल ईस्ट के मामलात को बहुत बारीकी से देखते हैं, उनका तज्जिया इस पर शामिल करते हैं। मंसूर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स बीन मंथ्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट पैलेस्टीनियंस हैव बीन किल्ड, शहीद कर दिया गया उनको। दुनिया बयानात की हद तक तो रिस्पॉन्ड कर रही है, लेकिन वंस अगैन अमेरिका का इतना क्लियर स्टैंस आना जंगबंदी को लेकर, महज अपना जो जंगी सामान है इसकी खरीदो फरोख्त और मालियाती या माली मामलात की तरवीज के लिए है, इसके मकासद कुछ और है। एक बार फिर अमेरिका ने इस करारदाद की मुखालफत की है जंगबंदी को लेकर। आप सबसे पहले इस पर मैं चाहूंगा आप कमेंट करें। समझता हूँ जी, ये इसराइल ने इस अमेरिका ने अपने जो सरपरस्त अपना जो पालक इसराइली मुल्क है उसके हवाले से गजा की जंग जब से शुरू हुई ये तीसरी करारदाद है जिसको उन्होंने वीटो किया है। और जंगबंदी के हवाले से जितनी भी आलमी कोशिशें हैं और ख़ास तौर पे आलमी इदारे का जो किरदार है उसको सबोताज करने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, इसलिए कि एक तरफ तो अमेरिका जो है वो इसराइल को एलानिया तौर पर इस नौइयत की तजावीज़ और इस नौइयत के मशवरे देता दिखाई देता है कि वो रफ़ा में हमला ना करे और इसी तरीके से सिविलियन कैजुअलिटी के हवाले से बड़ा एहतियात से काम ले लेंगे। लेकिन जब भी कोई इस नौइयत की काबिल अमल तजवीज़ करारदाद की शक्ल में पेश की जाती है तो सबसे पहले वो उसे वीटो करने के लिए सामने आ जाता है। और ये मैं समझता हूँ कि एक लिहाज से इस चीज़ का पाया सबूत पर पहुंच जाती है बात कि ये जंग एक लिहाज से अमेरिका ही इसराइल के जरिए लड़ रहा है फलस्तीन के अंदर। यहाँ पे इसराइल सिर्फ और सिर्फ एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी आपने अपने इंट्रो में प्रिंस विलियम का बड़ा रोना रोया है कि उन्होंने बड़ी इस जंग के हवाले से तशवीश का इजहार किया है, तो आप इनकी दोगली पॉलिसी का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि कल जो करारदाद अमेरिका ने वीटो की है उसमें 15 रुकनी ऐवान में 14 वोट उसके हक में थे, 13 वोट उसके हक में थे और बरतानिया ने एब्सटेन करके एक लिहाज से अपना जो सियासी वजन है, सिफाती वजन है, वो भी वीटो के हक में डाला है। तो एक ये इनका एक तरफ अमली किरदार है और दूसरी तरफ इनके बयानात देखें तो लगता है कि इन्हें इससे ज्यादा शायद दुनिया में और कोई चीज अफसोसनाक है। और इस वक्त बरतानिया के अंदर जो मुजाहरे हो रहे हैं मुख्तलिफ शहरों के अंदर, उसी की वजह है कि इस वक्त पूरा जो शाही खानदान है वो किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपीयर होने से डरता है और इस बहाने उनके चाहे वो बादशाह हैं, चाहे उनके शहजादे हैं, इनकी अपनी एहलिया हैं, वो अपने आप को बीमार जाहिर करके मुख्तलिफ अस्पतालों में पनाह लिए हुए हैं क्योंकि उन्हें अंदाजा है कि इस वक्त अवामी गैज़ो गज़ब की क्या सूरत हाल है। और यही वजह है कि इस वक्त अमेरिका ने इस करारदाद को वीटो करने के बाद एक अल्टरनेट अपनी करारदाद लाने के हवाले से एक लॉबिंग शुरू कर रखी है और उसका मकसद यही था कि वो मजीद टाइम बाय करना चाह रहा है इस जंगबंदी के हवाले से। ठीक है, और अच्छा, इस पे शराइ जी एक तो खैर वो हम रोना क्या, हम तो रोना तो नहीं रो रहे, हम तो खबर दे रहे हैं जो खबर आई है और वो डेफिनेटली जैसे है वैसे ही और हकायक जैसे हैं वो आप बता भी रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये जो अमेरिका की हम बात कर रहे हैं कि जो हुकूमती सतह पे या इक़्तिदार की सतह पे जो बात है वो तो हमें नजर आ रही है कि उनका इंटेंट क्या है। उनका इंटेंट यही है कि वो नहीं इस जंग को रुकने देना चाहते, उनको नहीं नजर आ रहा है इस वक्त जो जेनोसाइड हो रहा है, या नजर आ रहा भी तो सरफे नजर कर रहे हैं उससे। लेकिन दूसरी जानिब ये भी हकीकत है कि वहां पे मौजूद जो आम शहरी हैं, जो आम आदमी हैं, चाहे वो यूरोपियंस हैं, चाहे उनका ताल्लुक इंग्लैंड बरतानिया से है, चाहे उनका ताल्लुक अमेरिका से है, उनके इस पे कंसर्न्स हैं और लोग इसके लिए बहुत हद तक एहतजाज करने निकले हैं। तो क्या फिर हम महज इस सारे अमल को किसी नतीजे तक पहुंचने के लिए किसी बड़े इंतखाब का इंतजार करें कि उसमें आके लोग बैलेट पेपर इसको एक्सप्रेस करें और फिर प्रेशर्स पड़े? क्या उससे पहले हमें कुछ होता नजर नहीं आ रहा? मंसूर जाफर साहब, हम कोई उम्मीद ना रखें कि इस पर कोई पेशरफ्त होगी?
देखिए जी, ये दुनिया जो है बहुत ही, मैं समझता हूँ, एक सियासत के अखाड़ा बन चुकी है। और इस वजह इस वक्त अगर आप अमेरिका के अंदर देखें कि वहां पे भी जो इंतखाबात का डोल डाला गया है, खासतौर पे अभी जो बाइडेन साहब की अपना जो उनका इक़्तिदार का जो मसनद है वो भी डामाडोल है, और उसके साथ साथ उनकी जो मकबूलियत का ग्राफ है वो बुरी तरह गिर चुका है। और सबसे बढ़कर उन्हें इस वक्त मुसलमान और अरब जो उनके वहाँ पे अमेरिकन मौजूद हैं उसमें लॉबिंग करने में उन्हें इंतहाई दिक्कत पेश आ रही है, क्योंकि उनमें से कोई भी सरकर्दा नाम जो है वो जो बाइडेन के साथ अपने आप को एसोसिएट करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमें इसके साथ एक गंभीर सूरत हाल दिखाई देती है कि वहाँ जो उनके मद्दे मुकाबिल हैं वो तो जो बाइडेन से भी बढ़कर जो है वो इसराइल के हामी हैं। और माजी में जिस अंदाज से उन्होंने इस खित्ते को नाम नहाद अमन माहिदात, और चाहे वो इब्राहिम अकॉर्ड हो या इस नौइयत के दीगर माहिदात हैं, उसमें जकड़ कर जो थोड़ी बहुत एक मज़ाहमत या जो एक सियासी मुखालफत की फ़िज़ा या सफारती मुखालफत दिखाई देती थी, उस पर भी पर्दा डाल दिया है। और अभी आप देखिए कि इस वक्त जो आलमी अदालत में इस वक्त ब्रीफिंग जारी है, जिसमें तकरीबन 52 ममालिक के करीब लोग जो हैं वो ममालिक जो हैं वो अपनी अर्ज़दात पेश कर रहे हैं, जिसमें अदालत से मुतालबा किया जा रहा है कि वो गजा जो ओवरऑल फ़लस्तीन के ऊपर इसराइली जो कब्जा है उसको नाजायज़ करार दे और उसके हवाले में उसका स्टेटस डिटरमिन करे, ताकि अक़वाम मुत्तहिदा की यूएन जनरल असेंबली में एक करारदाद। हमास का किरदार अब महज मजम्मत तक और दूसरे सुदूर के बयान को सराहने तक ही रह गया है। उनकी हिकमत अमली क्या है इस वक्त, कुछ नजर आ रही है आपको? देखिए जी, हमास ही तो बेसिकली उनका दर्द सर है, जिसके लिए इस वक्त जो है वो तमाम जो महवर है उनकी निगोशिएशंस का, अपने चाहे वो कैदियों की रिहाई के हवाले से हो या अदरवाइज, अगर ये इतना भी प्रेशर हमास का ना हो तो मैं समझता हूँ कि इसराइल को तो इस वक्त रोकने वाली दुनिया की कोई ऐसी ताकत दिखाई नहीं देती है। यही वजह है कि उनकी लीडरशिप इस वक्त बड़े पैमाने पे, चाहे वो मिस्र का सफर हो, वो मॉस्को का सफर हो, वो तैयार कर रहे हैं ताकि किसी न किसी तरीके से, लेकिन आप उसके मुकाबले में नेतन्याहू की हठधर्मी का अंदाजा लगाइए कि वो बार बार यही ऐलान कर रहे हैं हम बगैर किसी कीमत के जो है, क्योंकि उनका अब मकसद और मुंतहा जो है वो कैदियों की रिहाई नहीं रहा। ठीक है, उनका मकसद इसराइलियों को खत्म करना है और वो उसके लिए अपनी भरपूर अपने वसाइल इस्तेमाल करें। निहत्ते इसराइलियों पे, निहत्ते फलस्तीनियों पे माजरत इस्तेमाल कर रहे हैं और मकसद यही कि फलस्तीनियों को खत्म कर दिया जाए, और यही बेंजामिन नेतन्याहू का मोटिव है और कामयाब होते भी उसमें नजर आते हैं, जिस तरह उन्होंने ये सिलसिला जारी रखा है। आपका बहुत शुक्रिया मंसूर साहब, अल्लाह ना करे वो इसमें कामयाब हो, लेकिन हम जब 1000 के करीब फलस्तीनी शोहदा को देखते हैं, इसमें बड़ी तादाद मासूम बच्चों की है, मासूम खवातीन की है, तो फिर हमें ये नजर आता है कि इसका मकसद हमास या कुछ और नहीं है, इसका मकसद महज फलस्तीनियों को खत्म करना है, जेनोसाइड है। हम इस पर बात करते रहेंगे, एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी हिस्से में आपको खुश आमदीद कहेंगे। और हमारा यहाँ बैठना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, और वो खुशबू आ रही है विंग्स की किचन में से। अहमद रेडी हो गया मुझे लग रहा है जी। हमारा जो है विंग्स वो रेडी हो गए हैं। इनके साथ हम 2 सॉसेस बनाए हैं हमने, स्वीट एंड सावर, और इसके साथ हमने बारबेक्यू चिली। बारबेक्यू चिली में हमने बारबेक्यू सॉस लिया, उसमें चिली फ्लेक्स डाले हैं, उसमें थोड़ा सा चिकन पाउडर डाला और उसको हमने बैलेंस किया हमने उसको उसके साथ विनेगर के साथ। ठीक है, ये हमारे फ्राइड विंग्स हैं। इसको मैंने थोड़ा ग्रीन ऑनियन इसमें डाला है और इसमें हम थोड़ा सा बारबेक्यू सॉस डालेंगे और अच्छे तरीके से इसको टॉस करेंगे। अच्छा, तो अहमद आपने सिंपली इनको फ्राई किया है, डीप फ्राई किया है? एग्जैक्टली, इसको हमने मैदा लगा के नॉर्मल क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि उसकी क्रस्ट काफ़ी ज़्यादा मोटी हो जाती है। तो ये हमने करके और इस पे थोड़े से सेसमी सीड्स। वाह, क्या बात है। और इसको विंग्स नाज़रीन, ये बारबेक्यू सॉस में आपने बनाया? एग्जैक्टली, ये बारबेक्यू सॉस में हमने किया। ये सेसमी सीड से इसकी शक्ल कितनी अच्छी होगी। ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन होता है ना, ब्राउनिश सा, और उसके साथ हमने इसको कंबाइन किया। एंड ठीक है, ये हमारे आ गए हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा ग्रीन अनियन, जो कि गार्निशिंग अच्छी सी हो जाए। बड़ा अच्छा फ्लेवर भी इसके अंदर जो है वो अनियन देता है। अच्छा, ओके। ये हमारी एक ये प्लेट रेडी हो गई है और ये
सिंपल विंग्स हैं ये, सिंपल है। ठीक है। इसमें सिर्फ सॉल्ट इनकी मैरिनेशन में गया है, जो हमने ब्राइन सोल्यूशन में डाला था, सिर्फ वही सॉल्ट गया है। और चिकन जिसके ऊपर भी स्किन होती है उसके ऊपर हमें सॉल्ट के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए होता। ओके। इसकी मैरिनेशन नहीं चाहिए होती। लोग इसके अंदर पता नहीं क्या क्या हर्ब्स डालते हैं, सॉसेस डालते हैं, हमें कोई मैरिनेशन नहीं। ऊपर से सॉस चाहिए होती है और अंदर से सॉल्टी फ्लेवर चाहिए होता है और स्किन का फ्लेवर होता है। दैट्स इट, व्हिच इज वेरी वेरी गुड। परफेक्ट। हमारा खाना रेडी है अहमद? जी जी, हमारा खाना रेडी है। ठीक है। एंड ये भी रेडी हो गया। प्रेजेंटेशन दिखा दें। वी लेफ्ट विद 20 सेकंड्स। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, इसमें ब्लड भी नहीं है, जिसकी बात हमने की थी, इसका कोई नामो निशान नहीं है। सबसे बेस्ट बात यही है क्योंकि नॉर्मली विंग्स या इस तरह के लेग पीसेस खाते हुए बड़ी प्रॉब्लम होती Exactly. और घर में आप इसको बहुत ज्यादा कॉस्ट इकोनॉमी बना सकते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें जेब पे भी भारी ना पड़े और घर में हम इजीली बना सकें। जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच अहमद, बहुत शुक्रिया। वे बेटर ग्रेट टेस्ट, आई मीन टेस्ट में कोई फर्क नहीं होता, ये हमारी गारंटी है। ओके, सो दिस वाज अहमद विद हिज ब्रांड न्यू रेसिपी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और प्रोग्राम भी। आपसे कल मिलेंगे हम, वक्त खत्म हो गया। अल्लाह हाफिज।